नमस्कार, मैं हूँ शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आज एक बहुत ही दुखद घटना सुनने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला कर दिया, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। यह घटना एक ऐसे इलाके में हुई जहां पर को ना कोई सुविधा थी आने जाने की, सिर्फ घोड़ों और खच्चरों में आया जा सकता था। इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी समय पे शुरू नहीं हो पाया इसकी। लेकिन अब जबकि सेना ने भी अपनी अपनी सर्च इंजन जांच शुरू कर दी है वहां पर को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतने जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है, धारा 300 आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से इतनी बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली। आज ऐसे किन मंसूबों को इतना कैसे मिल गया आतंकियों को कि उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे हमारे 26 भाइयों और बहनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मनीष जी, ललित जी और मनु जी हमारे साथ दो फेडरल देश के सहयोगी बने हुए हैं। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि आतंकी घटना क्यों हुई, क्या इसके पीछे कारण है, क्या पड़ोसी देशों का कुछ मंसूबा है इसके पीछे, क्या जेडी वेंस अमेरिकन राष्ट्रपति इस समय भारत के दौर पे हैं, क्या उनको अमेरिका को एक संदेश पहुंचाने के लिए, एक मैसेज पहुंचाने के लिए इस समय ये हमला किया गया। इन सभी पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला मेरा सवाल ललित जी से। ललित जी, बड़ी दुखद घटना काफी समय बाद सुनने को मिली। आम नागरिकों को आतंकी अपना निशाना नहीं बनाते थे, लेकिन इस बार काफी समय बाद बनाया। क्या कहना चाहिए? शेखर, निश्चित तौर पे पहलगाम वो इलाका है जिसमें आतंकी हमला पहलगाम के इलाके में पहली बार नहीं हुआ है। पहलगाम का अपना आतंकी हमलों से एक इतिहास उसका जुड़ा रहा है। साल 2000 के बाद ये पहली बार, मतलब करीब करीब आप समझ लीजिए कि 25 साल के बाद इतनी बड़ी घटना को अंजाम आतंकियों ने दिया है। और 26 पर्यटकों के मौत की खबर आ रही है, घायल भी हैं। तो निश्चित तौर पे क्या है कि ये एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंस फोर्स ने ली है, जो कि लश्कर ए तैयबा का सहयोगी संगठन है। वो लश्कर ए तैयबा अलग अलग स्यूडो नेम से अपने ऑपरेशन को अंजाम देता है, और द रेसिस्टेंस फोर्स जो टीआरएफ जो है उसने जिम्मेदारी ली है। तो इसका मतलब एकदम साफ हो गया है कि कहीं न कहीं ये पूरी घटना जो को अंजाम दिया गया है, उसमें वो पाकिस्तान की सरजमी पर जो तंजीमें पल रही हैं, बढ़ रही हैं, वो प्राइमा फेसाई जो है, आप ये मान सकते हैं कि कहीं न कहीं वो सीमा पार से मतलब इस पूरी हरकत को अंजाम दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि पहलगाम को निशाना क्यों बनाया गया? ये खासतौर से बैसरन जो वैली है, ये जो घास का ग्रासलैंड है, जिस पर पर्यटक होता है ना कि मतलब जाते हैं अपने को रिलीव करने के लिए, अपने टेंशन को रिलीव करने के लिए, घूमने के लिए, और बड़ी संख्या में पर्यटक देश के अलग-अलग हिस्सों से वहाँ पे पहुंचे हुए थे। इस 26 जो पर्यटकों की मौत हुई है, उसमें 2 विदेशी नागरिक भी हैं, एक नेपाल और एक यूएई का, और कमोबेश पूरे देश से पर्यटक वहाँ पे पहुंचे हुए थे। आप सोचिए जो है कि कुछ हृदय विदारक तस्वीरें भी आई हैं और कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं, जैसे कि एक महिला कह रही है कि मेरे पति को बचा लो, और आतंकियों का एक समूह में से किसी ने नाम पूछा और उसके बाद उसने पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, और जब उसने कहा कि नहीं मुसलमान नहीं है, तो उसके बाद उसको गोली मार दी। तो कहने का अर्थ है कि निश्चित तौर पे यह दहशत और खौफ को बनाए रखने की एक कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिकल 370 के हटने के बाद आतंकियों के हौसले पस्त हुए, सीमा पार से जो आतंकी घटनाएं घट रही थी उसमें काफी कमी आई, लोकल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि आतंकी संगठनों ने क्या किया है कि जम्मू को एक वो बनाया है कि अब जम्मू के इलाके से आतंकी जो होते हैं वो दाखिल होते हैं। इस घटना के बारे में भी जो अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, उस जानकारी के हिसाब से यही बात आ रही है कि जम्मू के किश्तवाड़ इलाके से आतंकी दाखिल हुए। और सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों का जो समूह रहा है वो कितनी के ग्रुप में थे, वो 10 के ग्रुप में थे या 20 के ग्रुप में थे, या उनकी संख्या 4 या 5 की थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन ये बात जानकारी में आ रही है कि वो पुलिस के बेस में थे, और पुलिस के बेस में होने की वजह से वो आसानी से पर्यटकों तक जा सके, क्योंकि
पर्यटकों को भी क्या पता है कि वो कैसे विभेद करेंगे कि कौन पुलिस का जवान है या पुलिस का जवान नहीं है। तो आतंकियों ने उसका फायदा उठाया और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चीज है। और सबसे खास बात यह है कि आप ये देखिए कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस समय भारत की जमीन पर हैं, भारत आए हुए हैं और उनके रहते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसके मायने काफी बड़े निकलते हैं। जी शेखर। मनु जी, आपको लगता है कि जैसे विभिन्न राज्यों की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके, सीबीएसई की भी बात करें, अब जबकि जो गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है, लोग खासकर ठंडे इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं अपने फैमिली को लेकर, ठीक उससे पहले इस तरह की घटना को अंजाम देना आतंकियों द्वारा, आपको लगता है कि टूरिस्ट में जो टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर एक चोट करने की कवायद है आतंकियों द्वारा? मनु जी। शेखर, लग रहा है मनु जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। मनु जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ तकनीकी गड़बड़ी लग रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी लग रही है। शेखर, आपने एकदम सही कहा कि ये पूरी घटना निश्चित तौर पे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और उसके बाद जो छुट्टियों का धीरे धीरे छुट्टियां भी शुरू हो गई हैं। तो पर्यटक जाते हैं अपने मन को बहलाने के लिए और कश्मीर की छटा को देखने के लिए। तो अब देखिए, दो तीन चीजें बड़ी अहम है। आप पहलगाम की पूरी घटना को अगर देखें तो आप पाएंगे जो है कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो थी वो 3 जुलाई से होने जा रही है और अमरनाथ यात्रा का शिविर कैंप भी पहलगाम में है। अमरनाथ यात्रा दो मतलब रास्तों से होती है। एक तो पहले पहलगाम के जरिए और एक जो है आपका बालटाल। तो बालटाल वाली जो दूरी है वो कम होती है। तो कहीं ना कहीं एक होता है कि आतंकी इस चीज को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, जब हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, उस समय धमाके भी करेंगे, उस समय जो है हम गोली भी मार सकते हैं। और चूंकि आतंकियों का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टेरर फैलाना जानते हैं। और शेखर, सबसे बड़ी चीज है कि इन सबके बीच आप एक चीज ध्यान में देखिए कि केवल महज 2 दिन पहले की बात है कि जब पाकिस्तान आर्मी के मुखिया मुनीर, उन्होंने क्या कहा था कि कश्मीर जो है हमारे गली की नस है। हाँ, और हम बिल्कुल उसको बिल्कुल, सेना हाँ, हम प्रमुख उसको रहे। छोड़ ही नहीं सकते। हम उसको छोड़ नहीं सकते और हमारा इरादा एकदम पक्का है कि कश्मीर को कभी भी, वो भारत का हिस्सा नहीं था, वो हमारा हिस्सा है और कश्मीर हमारे से जुड़ा हुआ है। तो जो चीज हमसे जुड़ी हुई है उसको कोई अलग नहीं कर सकता और उसको हासिल करने के लिए हमारी जो कोशिश है। और वो सीधे तौर पर इस तरह की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कि परोक्ष तौर पे उनके कहने का मतलब यही साफ साफ था जो है कि कश्मीर को अपने से मिलाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान जो है वो मोरली कश्मीर के लोगों को सपोर्ट करता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि 2019 के बाद आज 6 साल बीत गए। 6 साल के पूरी अंतराल में आप देखेंगे कि आतंकी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस तरह की आतंकी घटना नहीं हुई है जो कि अब अंजाम दी गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये कि ये एक मैसेजिंग भी देने की, करने की कोशिश है आतंकी संगठनों की तरफ से कि हम ढीले नहीं पड़े हैं और जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वैसे घटना को अंजाम देंगे। लेकिन आप यहाँ देखिए, इस घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल, वो दोनों लोग जो है श्रीनगर के लिए रवाना हो गए। प्राइम मिनिस्टर का संदेशा भी आया कि आप इसको जल्दी से इसको टैकल करिए, पूरी स्थिति को देखिए, आप मौके पे जाइए। और तत्काल जो है वो उच्च अधिकारी, जो गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की बैठक हुई, आर्मी के अधिकारियों की बैठक हुई, सीएपीएफ के अधिकारियों की बैठक हुई। यहाँ पे शेखर, एक बात और है कि ये जो पूरा इलाका जो बैसरन वैली है और ये जो पूरी घटना घटी है, वो सीएपीएफ के जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, मतलब आप सीआरपीएफ कह लीजिए और कुछ बीएसएफ भी कह लीजिए, आईटीबीपी भी कह लीजिए, और इस तरीके से मतलब इन जवानों के अंडर में था। पैरामिलिट्री में जो भी आते हैं, एकदम पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर में ये पूरा इलाका था, इसीलिए वहां पे इंडियन आर्मी का डिप्लॉयमेंट नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद क्या हुआ है कि एक्टिवली इंडियन आर्मी के मतलब राष्ट्रीय राइफल्स को भी एक्टिवेट किया गया है। और जैसा कि आपने बताया भी जो है कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से आतंकी जो इस मतलब कुकृत्य को, ये मतलब एक विभत्स घटना को अंजाम दिए हैं, उनको कम से कम पकड़ा जाए और उनके साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया है उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। जी शेखर। मनु जी, आतंकी घटना हुई, हमारे देश के नागरिक मारे गए, हमारे पर्यटक मारे गए और बहुत आक्रोश है देश में।
सरकार तुरंत हरकत में आई। मोदी जी सऊदी अरब में हैं, उन्होंने तुरंत अपनी संवेदना प्रकट की और गृह मंत्री अमित शाह से बात करी और अमित शाह तुरंत उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए। श्रीनगर में अभी हाई लेवल मीटिंग चल रही है, उपराज्यपाल मौजूद है वहाँ, सीएम मौजूद है, सारे बड़े स्तर के रॉ के और मिलिट्री जो भी इंटेलिजेंस है सारे वहाँ मौजूद है। लेकिन घटना हुई, सरकार तुरंत हरकत में आई, लेकिन लापरवाही तो है। रिदम नेटवर्क देखना है जरा, कुछ अभी फिर प्रॉब्लम आ गई यार। आवाज आ रही है मनु जी मेरी आप तक? मनु जी आवाज आ रही है? ललित जी आपके पास आऊंगा। यार फिर गायब हो गया यार। ललित जी, हाँ, कि मतलब तुरंत सरकार हरकत में तो आई आतंकी घटना के बाद, हेलो, लेकिन फिर भी सरकार, लेकिन लापरवाही तो है। हेलो शेखर, मनु 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 यहाँ लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जी। कनेक्ट होने में दिक्कत हो रही है। आवाज आ रही है मनु जी? आवाज आ रही है? जी 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 जी, मुझे खेद है कि मैं जो है इस नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से बहुत चीजें समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया अभी जो बात हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कैमरा थोड़ा सा घुमा लेंगे तो सही रहेगा, वो फिट नहीं आ रहा है। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल 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 सही है जी। हाँ, देखिए मुझे खेद है कि नेटवर्क की गड़बड़ी की वजह से जो है मैं जुड़ नहीं पाया समय पे। सबसे ये जो जी, अब आ रही मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है जी। हाँ हाँ, देखिए ये जो है 2019 के बाद जो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जिस तरह का गुलजार हो गई थी वादी, और जिस तरह जो है खुशहाली दिख रही थी, समृद्धि दिख रही थी, और एक डेटा है मेरे पास 2021 से 2024 के बीच का, जिसमें करीब 7.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर में आए थे इन 3 सालों में। अकेले 2024 में, यानी पिछले साल की बात है, 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक जो है जम्मू कश्मीर में आए थे। तो ऐसे समय में, ऐसे मौके पर, ऐसे माहौल के बीच जबकि चीजें स्ट्रीमलाइन हुई थी, चीजें पटरी पर आ गई थी, तब जाके ये हमला होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश की ओर थोड़ी सी आवाज की गिल्ली, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मनु जी आपको? आवाज साफ नहीं आ रही है। हाथ के बगैर संभव नहीं है इतना बड़ा हमला, किसी विदेशी हाथ के बगैर संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हाल में, और इसका जो कनेक्शन जुड़ रहा है, जो हाल में जो सबसे अहम जो बयान आया था पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ का, जनरल असीम मुनीर का, जिन्होंने कि कश्मीर को लेकर जो बयान दिया था, और उसके बहुत कम समय के बीच ये वारदात हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका कनेक्शन कहाँ जुड़ रहा है। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में आए हुए हैं, तब जाकर ये हमला होता है। तो ये बताने की कोशिश है ये। शेखर, मनु के यहाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम नहीं, है, बिल्कुल थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत आ रही है। अभिषेक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभिषेक जी, सबसे पहले आपने ये जानकारी उपलब्ध कराई द फेडरल देश को, हमारे दर्शकों को, हमारी वेबसाइट में भी खबर वो हुई, तो आपको पूरी इस पर जानकारी है, तो आप बताइए आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, जो आज इतनी बड़ी आतंकी घटना, इतने सालों बाद, पीस माहौल के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद, जो इस तरह की आतंकियों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शेखर, ये जाहिर तौर पर टेररिस्ट अटैक है और सोची समझी साजिश के तहत जो है इस अटैक को अंजाम दिया गया है। और ये 1-2 दिन की प्लानिंग नहीं है, एक लंबी प्लानिंग के बाद, पूरा प्रॉपर रैकी करने के बाद इस
आज का जो हमला हुआ है पहलगाम में, उसको अंजाम दिया गया। इसमें टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अभी मनु भी कह रहे थे कि यूएस के जो है वाइस प्रेसिडेंट वो इंडिया में है। इससे पहले आप अगर देखेंगे हमारे इंडिया के ही इंटरनल माहौल पर अभी आप गौर करेंगे तो वक्फ बिल जो है वो पास हुआ है। उसके बाद से अगर हम देखें तो जो दो बड़ी कम्युनिटीज हैं हमारे देश की, कहीं ना कहीं उनके बीच में एक तनाव को जो है पैदा किया जा रहा था। आप देखेंगे पॉलिटिकली सही है, जो भी आप कारण कह सकते हो उसमें, तो इंटरनल माहौल पे आप गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंस माहौल वैसे ही चल रहा था उस वक्त बोर्ड के बिल को लेकर। इस बीच में आज जो हमला हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, जो लेडीज बची हैं जिनके हस्बैंड को मारा गया है, उनका जो बयान आया है, जिसके बाद ये खुलासा हुआ है कि भाई उन्होंने नाम पूछ के मारा है नाम और पूछ ये के मारा। कहकर मारा है कि आप हिंदू हो। मतलब ये पहले उन्होंने असरटेन कर लिया है, ये वेरीफाई किया है कि भाई जो हिंदू लोग हैं उनको मारा है, या फिर जो इसमें दो तीन जो फॉरेन नेशनल्स हैं, जैसे इजराइल और इटली और एक नेपाली जो सिटीजन्स हैं, उनका भी जो है किलिंग की गई है। तो जाहिर तौर पर इसके पीछे जो इंटेंशन है वो आतंकियों की इंटेंशन सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक हमला कर दिया। उनका जो मेन इंटेंशन है वो ये भी है कि देश का जो सौहार्द है उसको भी हानि पहुंचानी है, इंटरनल टेंशन को और ज्यादा रेज कर देना है, जिससे कि अंदरूनी कलह पैदा हो या फिर दंगे हो देश के अंदर, जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि आप सोचिए कि बकायदा नाम लेके पूछ कर फिर मारना, यानी बहुत आराम से उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। ये नहीं कि वो आए और फायरिंग कर दी और भाग गए। उन्होंने पहले नाम पूछे, कौन कहाँ से है, मतलब कौन किस नाम से है, क्या रिलीजन है उनका। इतना टाइम अगर उनके पास है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के साथ और प्रॉपर उन्होंने उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझा हुआ है। उनको सब पता है कि जो टूरिस्ट है, बाहर से आने वाला जो टूरिस्ट है पहलगाम में, वो कौन कौन से स्पॉट्स पर वो जाता है और कौन से स्पॉट ऐसे हैं जहां पर आसानी से, जब अगर वो हमले को अंजाम दे रहे होंगे तो एकदम से सिक्योरिटी फोर्सेस वहां नहीं पहुंच पाएंगी। तो ये अच्छा, कोई एक दो दिन या हफ्ते भर का प्लानिंग नहीं है, लंबी प्लानिंग है। और इसके पीछे सिर्फ किलिंग नहीं है, इसके पीछे के जो इंटेंशन है वो देश का माहौल खराब करना भी है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर अब जैसे एचएम जो है हमारे देश के, अमित शाह, वो खुद, क्योंकि इतना बड़ा ये हमला हुआ है, इतनी सारी किलिंग हुई है, अभी आधिकारिक तौर पर जो है 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो गई है। लेकिन अगर हम बात करें जो सूचनाएं जम्मू कश्मीर से आ रही हैं, उसमें जो मरने वालों की संख्या है वो काफी ज्यादा बताई गई है, 26 16। के आंकड़ों लगभग 26 बताए जा रहे हैं। जी जी। तो इसलिए वो जब वेरीफाई हो जाएंगी हम उस आंकड़े को भी सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर इंटेंशन साफ है और इसमें मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का कोई मिलिटेंट ग्रुप डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। हो सकता है कि इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो उनकी, जैसे किसी को शेल्टर देना या फिर लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाना। लेकिन जो देश से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप होगा वो इस लेकिन तरीके से अब करना लेकिन नहीं अभिषेक चाहेगा। जी, जैसे आपने जो आज के आतंकी जो घटना हुई है, वारदात हुई, उसको आपने वक्फ बिल से, अमेंडमेंट बिल से भी जोड़कर आप देख रहे हैं। तो इस तरह की जैसे घटना अभी हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिली, मुर्शिदाबाद में उस तरह की जो हिंसा देखने को मिली, अब यहाँ पर को हुई। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता जिस तरह से आतंकियों ने इतनी शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया है, बिना ट्रेनिंग के तो हो नहीं सकता। AK-47 से जो गोलियां चलाई जा रही है, इतनी आसानी से उन्हें मिल नहीं सकती थी। स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि उन्होंने जब वो गोली चला रहे थे स्टार्टिंग में, तो पता नहीं चल पा रहा था कि कहां से चला रहे थे। बाद में तो वो सामने आए, देन फिर उन्होंने नाम पूछ पूछ के गोलियां मारी। तो इतना जो उनको ट्रेंड है, जो जैसा कि आपने बोला कि रैकी की उन्होंने, तो आपको लगता है कि उनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई? और ट्रेनिंग की जहां पर को बात आती, तो क्या पता आपको लगता है कि पड़ोसी मुल्क और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका सपोर्ट मिला हो उनको? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे लगने वाली बात नहीं है। ये तो लगभग तय ही माना जा रहा है कि पाकिस्तान का ही इसमें हाथ है और जो आतंकी हैं वो भी सीमा पार से ही आए हैं, यहाँ पर दाखिल हुए हैं। अब जांच का विषय यही है कि कितने दिन पहले वो जो है देश के सरहद पार करके देश के अंदर दाखिल हुए हैं और यहाँ पर लॉजिस्टिक हेल्प उनको कहाँ से मिली है, लोकल लोगों से मिली है या फिर कहीं कोई सरकारी तंत्र में भी कोई सेंध उन्होंने लगाई है, ये अब जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर कल एनआईए की टीम पहुंचेगी वहां पर और
ये पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए भी करेगी। और इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस भी और साथ में जो आर्मी है वो भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी जुड़ चुके हैं और अभी वहां पे ऑपरेशन जारी है। सारा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और अभी जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और हो सकता है कि सुबह तक हमें ये भी सूचना मिले कि शायद एनकाउंटर में कोई आतंकी भी मारा गया है। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस हमले को जो जो देख पा रहा हूँ, आप इसको मुंबई का जो अभिषेक हमला अभिषेक हुआ था अभिषेक यहाँ पे अभिषेक एक बड़ा वाजिब सवाल उठता है कि आप याद करिए कि उड़ी में जब अटैक हुआ था तो उड़ी के अटैक के बाद जो है फिर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। इस बार क्या है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है जिसमें पर्यटक मारे गए हैं और पर्यटक देशी भी हैं और बाहर के भी हैं, विदेशी मुल्कों के भी हैं। और निश्चित तौर पे है कि ये जब घटना घटी है तो जेडी वेंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भारत की धरती पे भी हैं और इन सब के बीच ट्रंप और पुतिन की तरफ से भी कंडेम करने का स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आतंकियों को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो सवाल अभी क्या है कि जैसे शेखर भी अभी तमाम सारी बातें कह रहे थे कि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है उसमें स्वाभाविक तौर पे क्योंकि द रेजिस्टेंस जो फोर्स है टीआरएफ है जो लश्कर तैयबा की सहयोगी संगठन है उसने तो जिम्मेदारी ले ली है कि इस घटना को हमने ऑपरेट किया है। तो ये तो बात अब इसमें कोई शक ही नहीं है कि इस घटना को जो अंजाम दिया गया है उसमें पाकिस्तानी स्वायल की कितनी भूमिका है, इसमें कोई अब कहने वाली बात भी नहीं रह गई। जहां तक है कि लोकल ग्राउंड सपोर्ट उनको मिला है, ओवर ग्राउंड वर्कर्स उनका सपोर्ट मिला है, ये एक जांच का विषय है जो एनआईए करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम आप देख रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या इस तरह की कोई चीज आने वाले टाइम में हम लोगों को सुनने को और देखने को मिलेगी? देखिए ललित, आप एज ए हम मीडिया पर्सन तो स्पेकुलेशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के स्तर पर बात करेंगे तो इस तरीके के जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत ही गोपनीय तरीके से होते हैं और वो ऑपरेशन जब ही अंजाम दिए जाते हैं जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाती है वो आर्मी कह लें या जो भी एजेंसी है कि भाई हम उसको बहुत अच्छी तरीके से और बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके से उसको अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल दो देशों का मामला होता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को भी ये चीज बखूबी पता होगी, क्योंकि वो एक सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुका है। तो उसको भी पता है कि अगर वो इस लेवल पे जाकर अब कोई आतंकी हमला कर रहा है या उसको अंजाम दिलवा रहा है अपने लोगों से, तो फिर टारगेट जो है पाकिस्तान बनेगा। तो मुझे लगता है वो भी पहले से प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमला हुआ है तो आप यही एक्सपेक्ट करें कि आज जो है इंडियन फोर्सेस वहां पे जो है चढ़ाई कर देंगी। इसके लिए थोड़ा समय लगेगा और जब वाजिब वक्त आएगा तो बिल्कुल जवाब भी मिलेगा आतंकियों को भी। और इन आतंकियों से जो हमला अंजाम करवाने वाले लोग हैं, चाहे वो फिर आईएसआई हो या फिर पाकिस्तानी आर्मी हो या पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हो, उनको भी माकूल जवाब बिल्कुल दिया जाएगा इंडियन फोर्सेस की तरफ से। इसमें तो हमें कोई शक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी की जो वक्त की जरूरत है वो ये है कि इस पूरे टेरर अटैक के पीछे जो अंदरूनी लोग हैं उनका पहले पता लगाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आस्तीन के सांप हैं अगर उनको पकड़ के पहले उनका फन को नहीं कुचला जाएगा तो वो हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा घातक होगा। और इसके साथ ही जो है हमारे देश का जो स्वाद है वो बना रहे, इसके लिए भी मुझे लगता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काम करना शुरू कर चुकी होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो बहुत तेजी से ये चीज वायरल हो चुकी है कि भाई हिंदू को टारगेट करके मारा गया है। और इसका जो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तरह तरीके के जो है ट्वीट हो रहे हैं या फिर वो अपने तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। शेखर, आपके पास कोई अपडेट जानकारी है क्या अभी? हाँ, इस ये घटना के बारे में? एक्चुअल एक तो जैसे कि आप लोगों ने बता दिया था कि पूरी दुनिया जो राष्ट्राध्यक्ष हैं विभिन्न देशों के भारत के साथ इस आपदा की इस मुश्किल की घड़ी में साथ खड़े हैं, चाहे वो ट्रंप हो चाहे वो पुतिन हो, सबने भारत का साथ देने के लिए अपना ट्वीट करा है, अपना एक्स पे लिखा, अपना ट्रूथ सोशल पे लिखा है और भारत में इस हमले की कड़ी निंदा की है और भारत का साथ देने की बात कही है। वहीं हमले के बाद मुंबई के सभी जो भी जितने भी थाने क्षेत्र हैं सब में अलर्ट घोषित कर दिया गया है ताकि आपसी सौहार्द ना बिगड़े, जैसा कि 1993 ब्लास्ट के बाद देखा गया था, सबसे पहले वहीं पर को हुआ था। उसके अलावा जैसे कि
अभिषेक जी ने बता ही दिया है कि इस घटना की जांच अब एनआईए करेगी और हो सकता है कि बहुत जल्दी कुछ हमें ये भी देखने को मिल जाए आज देर रात या भी कल सुबह तक की किसी आतंकी की एनकाउंटर में मौत हो जाए। लेकिन सबसे बेहतरीन तो ये रहेगा कि उनमें से शेखर कोई पाकिस्तान की आतंकी तरफ से जिंदा पकड़ा जाए। जी जी जी। शेखर पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या अभी? पाकिस्तान की तरफ से तो अभी ज्यादा अभी पता नहीं जानकारी चल नहीं पाया है, है। हाँ, जानकारी नहीं है, क्योंकि वो भी अभी सोच समझ के बिल्कुल जवाब देंगे, क्योंकि जो सारी उंगलियां है वो उन्हीं की तरफ उठ रही है, क्योंकि जिस तरह से बड़े सुनियोजित ढंग से इस वारदात को अंजाम दिया गया है ललित जी, लगता है कि बिल्कुल इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश और काफी समय से की जा रही थी इसको लेकर, क्योंकि बिना ट्रेनिंग और बिना AK-47 और जिस तरीके से छन छन के लोगों से नाम पूछ पूछ के उनको निशाना बनाया गया, उससे लगता है कि ये बहुत पहले से ये साजिश रची गई थी। अब ये तो जब इसकी तहकीकात एनआईए करेगी और इसमें जब कड़ियां जोड़ना शुरू करेगी तो जल्दी इसके बारे में पता लग जाएगा। एक बहुत मुझे एक बात जाननी है ललित जी कि बड़ा इन दिनों तहुर रावणा को अगर इस पे जोड़ दिया जाए तो क्या ये भी एक कड़ी जुड़ती है, क्योंकि अभी जैसे हमने स्टोरी भी की थी, अभिषेक जी लगातार ग्राउंड पे थे, एनआईए हेडक्वार्टर से हमें रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते थे, तो पता चला था कि काफी पूछताछ में जानकारियां निकल के आई है। तो क्या आपको लगता है कि पाक ने ये नापाक हरकत इसलिए की होगी कि तहुर राणा कहीं ने कुछ ऐसी बातें ना बता दी हो जो वैश्विक स्तर पे उनकी साख पे बट्टा लगा सके और ध्यान भटकाने के लिए कवायद की गई हो ललित जी? शेखर, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान की आदत है, आप शुरू से उठा के देख लीजिए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री यही है कि पाकिस्तान किसी भी आतंकी घटना से सीधे तौर पर इनकार कर देता है। मुंबई अटैक में भी डोजियर पाकिस्तान को दिए गए, उसके बाद दीना नगर जो पंजाब का एयरफोर्स स्टेशन है उस पर जब आतंकी हमला हुआ तो उसको लेकर के डोजियर दिए गए। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि डोजियरों का क्या होता है, डोजियर्स तो ऐसे ही बनाए जाते हैं, सरकारें ऐसी ही बनाती हैं, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से सिरे से खारिज कर दिया जाता है। भारत जिस तरीके के दस्तावेज या साक्ष्य पेश करता है, उस दस्तावेज और साक्ष्य को पाकिस्तान सिरे से खारिज कर देता है। आप पाकिस्तान की मंशा को केवल इस बात से समझिए कि जब पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुनीर या उसके पहले जितने भी आर्मी चीफ रहे हैं, उन लोगों के जो स्टेटमेंट आते रहे वो क्या आते रहे हैं कि बार बार वो जो कहते हैं कि कश्मीर जो गले की नस है, तो आप समझ सकते हैं कि गले की नस जो एक मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसके महत्व को समझ सकते हैं। अब सवाल है कि अगर वो उनके जीने मरने की बात है कश्मीर, तो स्वाभाविक है कि ये कितनी कड़ियां अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ी जा सकती है कि गले की नस क्या होता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसको दबाओ तो दबाया तो पूरी शरीर को हरकत होती है, पूरा शरीर पेन पे रहता है और उसके बाद वारदात होना कहीं ना कहीं आपसी जुड़ाव को इशारा करता है। शेखर, इन सारी चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है, इसमें हम लोग अभिषेक को भी चर्चा में लाते हैं। अभिषेक, एक बड़ी बात यह है कि पहलगाम को निशाना जो है क्यों बनाया गया, और आप इतिहास भी अगर आप देखें, साल 2000 में 30 पिलग्रिमेज की मतलब हत्या की गई थी, आतंकियों ने गोली मार दी थी। उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और पहलगाम को ही बेसिकली निशाना क्यों बनाया जाता है या क्यों बनाया गया है? देखिए, पहलगाम के पीछे क्या है, एक और मैसेज जो साफ है वो है कि अमरनाथ यात्रा, अब उसमें ज्यादा वक्त बचा नहीं है, लगभग 1 महीने बाद उस यात्रा का शुरुआत होनी है। उससे पहले ही एक बड़ा हमला कर दिया जाता है, वो भी गैर कश्मीरी पे, और साथ ही साथ ये बोलकर कि भाई हिंदू हो, ये आइडेंटिटी पता करने के बाद मारा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैसेज 2-3 तरीके से दिए गए इस हमले में। एक तो हिंदू पॉपुलेशन के लिए उन्होंने ये शो ऑफ किया है कि हमारे टारगेट पे हिंदू है, क्योंकि इससे जो देश का सौहार्द है वो बिगड़ेगा। दूसरा ये चीज हो गई कि भाई हिंदू ही यात्री होते हैं जो अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, तो ये भी एक संदेश दिया है कि अगर कोई हिंदू इस तरीके से आएगा तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर ही वो इस यात्रा पर आ रहा है। ये एक संदेश उनकी तरफ से देने की कोशिश की गई है। लेकिन आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो हमला है इसको बस यहीं तक इसी दायरे में ना इसको सीमित करें। आप इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि मुंबई में जो हमला हुआ था उसके बाद इस तरीके का एक बड़ा हमला है। आप मुंबई के हमले के
इससे इसका कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर भी सीधे से जो है पाकिस्तान का जो आतंकी है वो यहाँ पहुंचता है और फिर सीधे गोलीबारी शुरू कर देता है। यहाँ पर बस फर्क इतना हुआ है कि टारगेट पे जो है इंसान ही थे, जो सामने दिख रहा था वही लोग टारगेट पे थे। लेकिन बस इस बार उन्होंने एक नई एडिशन करी है इसमें, वो ये कि भाई उन्होंने नाम पूछा, आइडेंटिटी पूछी और रिलीजन बेस पे एक किलिंग कर दी। उसके पीछे की इंटेंशन वही है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में आपसी जो सौहार्द सौहार्द है वो बिगड़े और इसकी वजह से इंडिया का जो अपना एक शांति बनी है, व्यवस्था बनी हुई है, वो शांति भंग हो। तो ये 2-3 इंटेंशन है इस पूरे हमले के पीछे और ये पूरा सुनियोजित तरीके से कोई इसको देश से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन भी इस तरीके से वारदात को अंजाम नहीं देगा, क्योंकि ये बोलकर बताया गया। और आप ये भी सोचिए कि लेडीज को जिंदा छोड़ा गया है। मैं अभी देख रहा था तो इस तरीके से भी बयान आ रहे हैं। अब वो कितना वेरीफाइड है कितना नहीं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इस तरीके से कुछ एक जो पीड़िताएं हैं जिनके हस्बैंड मरे हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि उनको ये बोला गया कि जब उन्होंने बोला कि हमें भी गोली मार दो, तो उन्होंने ये बोला कि जाके मोदी को बता देना, हम आपको नहीं मार रहे। तो इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। तो ओपन चैलेंज भी है, देश के माहौल को खराब करना भी है, और जो लोग मरे हैं वो तो है ही है, क्योंकि इंटरनेशनल भी जो सिटीजन्स थे जो वहाँ एज ए टूरिस्ट गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे, उनकी भी हत्या की गई है। तो जाहिर तौर पर और पाकिस्तान को ये सारी चीजें भी पता थी कि उसकी सिंपैथी और भी ज्यादा खत्म हो जाएगी इसमें। अब देखना यही होगा कि जो आतंकी हैं वो पाकिस्तानी आइडेंटिटी उनकी कैसे हम पहले उसको एस्टेब्लिश कर पाते हैं, क्योंकि वो जब आए हैं इस भारत की धरती के अंदर, आतंकी हमले को अंजाम दिया है, तो उन्होंने भी पूरी प्लानिंग के साथ दिया होगा। और वो जो आतंकी है, आप उनका माइंडसेट भी अगर समझेंगे तो वो पूरी जिहादी माइंडसेट से ही यहाँ पर आए हैं कि अगर अच्छा वो मर भी अभिषेक, तो भी कोई बात नहीं। सोर्सेस के हिसाब से ये भी जानकारी है कि द रेसिस्टेंस फोर्स टीआरएफ जो है लश्कर तैयबा का जो है प्रॉक्सी संगठन एक है, और जब उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए तो उसके बाद जो उसमें से एक स्प्रिंटर ग्रुप आया और उन्होंने अपना नाम बदला। और इस तरह की भी जानकारी आ रही है कि सूत्रों के हिसाब से कि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है इस पूरी घटना को। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? टीआरएफ, क्योंकि टीआरएफ के बारे में ये कहा जाता है कि टीआरएफ पहले भी जो आतंकी हमले होते रहे हैं उस पर वो बड़े खुल करके अपना नाम कहता है कि भाई तो मैंने जिम्मेदारी ली है। और इस घटना में भी सोर्सेस के हवाले से टीआरएफ के शामिल होने की बात सामने आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी बात आ रही है। तो इसका क्या मतलब इम्प्लीकेशन है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इम्प्लीकेशन तो साफ है कि लश्कर की जगह टीआरएफ है, वो नाम बदल दिया गया है, लेकिन उसको जो संचालन करने वाले हैं, जो आका है इस आतंकी संगठन के, वो वही लोग हैं। बस अगर वो उम्रदराज हो चुके हैं तो उनकी जो नई पौध इसमें शामिल हुई है वो अब इस पूरे ऑपरेशन को कमांड कर रही है, संभाल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। और अब मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक कोई बड़ी खबर आ रही है, जैसा जो मुझे है उसमें ये एक जानकारी आई है कि ऐसा बताइए। संभव है कि पीएम मोदी जो है सऊदी अरब की यात्रा से आज रात को ही वापस लौट सकते हैं। ऐसी एक अभी बड़ी जानकारी तो आ रही है। अभिषेक, जी जो आप बड़ी जानकारी बता रहे हैं, और हम लोग अभी जी कुछ जी देर पहले ही इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि क्या उड़ी अटैक के बाद की जो स्थिति बनी थी, उड़ी अटैक के बाद की स्थिति जिस तरीके से भारत ने उसका एक काउंटर किया, तो मतलब उस तरह की संभावना आप तलाश रहे हैं? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का विदेशी विजिट को बीच में कैंसिल करके आने की जो खबर आ रही है, यहाँ पर एक और मैं आपको बड़ी जानकारी दे दूंगा कि पीएम का लौटना निश्चित हो चुका है। वो आज रात में ही जो है वापस लौट आएंगे, और क्योंकि जो उनके आयोजन में एक रात्रि भोज जो आयोजित किया गया था वो पीएम ने वो भी अटेंड नहीं करा है, और वो वापस लौट रहे हैं। साथ ही साथ कल सुबह ही कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी के ऊपर कैबिनेट कमेटी की बैठक भी बुला ली गई है पीएम ने कल सुबह ही। तो अब आप गंभीरता तो समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई मतलब इसको हल्के में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अभिषेक, यहाँ पर पॉइंट ये भी बताना चाहूंगा जो अभी आपने बताया, जो सीसीएस की बैठक जो है वो सुबह में कन्वीन होगी, तो जी मतलब सीसीएस की बैठक का होना, सीसीएस की बैठक का होना मतलब जो है वो क्या क्या दर्शाता है? मतलब मामला कितना गंभीर है, सरकार उसको कितनी गंभीरता के साथ उसको ले रही है कि सीसीएस की बैठक, क्योंकि फिर मुझे याद आ रहा है कि उड़ी अटैक के बाद भी क्या हुआ था कि यही चीजें हुई थी, यही प्रोसेस हुआ था, सीसीएस की बैठक हुई थी और उसमें तमाम तरह की रणनीति बनी, और उसके बाद हम लोगों ने
आगे की जो सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में जो चीजें थी वो सामने आई थी, देखा भी था। तो अभी सीसीएस की बैठक का क्या मतलब आशय है? लेकिन ललित जी, जैसे कि यहाँ पर को मैं भी देख रहा हूँ कि मामले की गंभीरता से खुद पीएम मोदी समझ रहे हैं। जब वो जेद्दा पहुंचे थे सऊदी अरब की यात्रा पे, तो उस आपने देखा होगा कि काफी अहम दौरा था, काफी चीजों पे समझौते होने थे, लेकिन अगर वो बीच में ये दौरा खत्म करके आज रात ही वापस आ रहे हैं, जबकि आज ही वो पहुंचे थे, तो आप इस घटना की इस गंभीरता का पता लगा रहे। तो रही बात जो जैसे कि आप उड़ी हमले से जोड़ के इसको देख रहे हैं, हालांकि इसमें अभी कहनी जल्दीबाजी उड़ी हमले से जोड़ के नहीं देख रहे। मेरा ये कहना है कि उड़ी में जिस तरीके से आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया था, और उसके बाद चूंकि उस समय क्या था कि वो जो आपकी चिनार पोस्ट है उसके ऊपर चूंकि अटैक था जो है, तो स्वाभाविक था जो है कि भारत की सॉवरेनिटी को सीधे सीधे अटैक था। उसमें भी और पहले यहाँ भी इंडिया ने अपना पूरा, भारत ने अपना पूरी वो होमवर्क किया था कि उसमें पूरी निकल के आए, कहाँ वो था। उसके बाद ही हो सकता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट, जो अभी की गवर्नमेंट फॉर्म है अपनी देश में है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। तो अगर इस तरह की कुछ चीजें निकल के आती है ललित जी, तो जाहिर तौर पे कुछ बड़ा चीज देखने को भी मिले। जैसे कि अभिषेक जी ने भी कहा कि कोर में कभी कैबिनेट की बैठक होगी, और आप भी कह रहे हैं अभिषेक जी। सीसीएस की बैठक का होना, या जो कल मतलब सुबह आप बता रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ऐसे नहीं बुलाई जाती जो है। मामला बहुत ग्रेव होता है, बहुत गंभीर है, या कोई बहुत बड़े निर्णय लेने होते हैं, तब जाकर के सीसीएस की बैठक होती है। तो आप कैसे देखते हैं सीसीएस की बैठक जो कन्वीन होनी है, उसको लेकर के आपका क्या नजरिया है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको पहले ये बता दूं, जैसे अब आज दोपहर में हमला होता है, लगभग आधे पौने घंटे बाद कश्मीर से ये खबर जो है देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचने लगती है। और जब इसकी ग्रेविटी का पता चलता है तो जाहिर तौर पर आपने ये शाम के समय सुना होगा कि पीएम मोदी तक भी ये खबर वहां पहुंचती है, और फिर वो होम मिनिस्टर अमित शाह से बात करते हैं, जिसके बाद अमित शाह शाम को ही रवाना हो जाते हैं कश्मीर के लिए। तो कहीं से भी आप इसको हल्के में तो समझ ही नहीं सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी इंडियन गवर्नमेंट ने कितनी ज्यादा गंभीरता से ली है। और अब पीएम भी आधी रात में लौट रहे हैं, तो उसके पीछे आप ये समझिए, क्योंकि इंटरनेशनल आप देखेंगे जो जितने भी स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो यूएस के हों, रशिया के हों, या अदर यूरोपियन कंट्रीज के भी हों, या इवन जो हमारे आप पाकिस्तान को छोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी इसमें भी एक्सक्यूज ढूंढ रहा होगा, उसके बाद ही वो इस पे कोई प्रतिक्रिया देगा। और जो अन्य देश हैं वो सभी जो है इस पूरी आतंकी घटना का खंडन करने में, निंदा करने में लगे हुए हैं और सपोर्ट भारत को दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर भारत को कुछ भी करना पड़ेगा, इस समय इंटरनेशनल सपोर्ट भारत के पास है, तो इसके कहीं कोई पीछे हटने की तो बात ही नहीं है। लेकिन उससे पहले एक होता है कि हमें होमवर्क प्रॉपर करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, पूरे पुख्ता सबूत होने चाहिए, उसके बाद ही आप किसी पे चढ़ाई करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है, चाहे आपके साथ कितनी भी सपोर्ट क्यों ना हो, क्योंकि आपको फिर पीछे हटने की कोई वजह नहीं होती है। तो मुझे लगता है सीसीएस की जो कल बैठक होने जा रही है उसमें सारे ही चीजों पे, पॉइंट्स पे बात पहलू होगी। पे चर्चा हो। यहाँ पर जो मुझे लगता है कि एक कमी, अब वो मुझे क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता है, वो अब कुछ समय बाद ही पता चलेगी कि क्या कोई इंटेल जम्मू कश्मीर पुलिस और वहाँ इंडियन आर्मी को उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में हमारी जो खुफिया एजेंसी है, चाहे आईबी हो या रॉ हो, या फिर आर्मी की अपनी इंटेलिजेंस होती है, उनकी तरफ से कोई ऐसा अलर्ट जारी किया गया था या नहीं किया गया था कि जो टूरिस्ट है उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए। वो एक पॉइंट है, वो देखने वाला होगा, और निश्चित तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर विचार कर रही होगी। और अब तक जो है आईबी, रॉ और या अदर जो इंटेलिजेंस सोर्सेज होते हैं उन सब तरफ भी कर लिया होगा, और इसके बारे में भी जानकारी आ जाएगी। तो अब आप ये समझिए कि ये जो 14 फरवरी को जो 2019 में घटना हुई थी, आप इस घटना को भी उसी की तरह समझ सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा गंभीर है, और किसी भी हद तक अगर जाना पड़ेगा तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कल सुबह आते ही बैठक के बाद ही एकदम चढ़ाई चढ़ दी जाएगी। पूरा पुख्ता, क्योंकि इंटरनेशनल मैटर है,
बगैर किसी पुख्ता जानकारी सबूत के कुछ भी कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, खासतौर पर इंटरनेशनल लेवल पे। तो उसके लिए समय लग सकता है, लेकिन इस बात की निश्चिंता एज ए इंडियन हमारे को होनी चाहिए कि हमारी इंडियन आर्मी और जो इंडियन फोर्सेस है और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो इसका प्रॉपर जो एक अभिषेक अंजाम अभिषेक चाहिए इस पूरी घटना का, इस पूरी वारदात का दूसरा पक्ष ये भी है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की धरती पर जो आतंकी तंजीमें चल रही हैं और उनको बाकायदा जो है आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनली उसको ट्रेन भी करती है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी सबको पता है कि उसकी हालत क्या है, आईएमएफ के भरोसे है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भरोसे उनकी, वर्ल्ड बैंक के भरोसे उनकी इकोनॉमी चल रही है। कटोरा लेकर के वो हमेशा सहयोग के लिए जो है तलाशते रहते हैं। तो पाकिस्तान आखिरकार इस तरह की हरकतों के पीछे उन आतंकी तंजीमों को, जबकि आप देखिए कि पाकिस्तान में, आप देखिए कि बलूचिस्तान में किस तरह से घटना घटी और पाकिस्तान उसको आतंकी कृत्य करार देता है, जबकि बलूची जो लिबरेशन आर्मी है उन्होंने कहा जो है कि हम फ्रीडम फाइटर्स हैं, हमारे ऊपर एक तरीके से कब्जा किया हुआ है और उसको हम वो कर रहे हैं। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि, क्योंकि यहाँ बलूचिस्तान का भी एंगल लाना बहुत जरूरी मतलब प्रतीत होता है कि आप देखिए कि बलूचिस्तान वाले मैटर पे साफ तौर पे पाकिस्तान की तरफ से एक बयान आया जो है कि इसमें रा के कुछ इंटेल्स थे और उनकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बलूचिस्तान में जो कुछ घटना घटी है उसका एक रिएक्शन जो है आज पहलगाम में देखने को मिला है? देखिए, ये रिएक्शन हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कुछ भी हुआ है वो जाहिर तौर पे, सीधे तौर पे इंडिया को ही बीच में घसीटता है बिना किसी प्रूफ दिए या बिना किसी सबूत के, क्योंकि उसको इंटरनेशनल सिंपैथी चाहिए होती है। साथ ही साथ वो एक जो तमगा हासिल कर चुका है आतंकी स्टेट होने का, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं ये तोहमत जो है भारत के ऊपर भी लगाई जा सके, और इसलिए वो अनर्गल जो है इस तरीके की बयानबाजी करता है या आरोप प्रत्यारोप करता है, लेकिन सिर्फ किसी के कह देने भर से कोई आरोप साबित नहीं हो जाता है। उसके लिए आपको सबूत चाहिए होता है, एकदम। एविडेंस चाहिए होता है, शेखर, वो आपको दर्शाना पड़ेगा। इसलिए मैं शेखर बार आप बार कह रहा हूँ कि जो ये अभी इंडियन एजेंसीज है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है कि पहले तो देश का सौहार्द ना बिगड़े और प्लस जो एविडेंस है वो प्रॉपर कलेक्ट हो और जो आतंकी हैं उनको पकड़ा जाए, जिससे कि एक अगर जिंदा सबूत होता है तो वो बहुत ज्यादा मायने रखेगा इस बात के लिए कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस आतंकी हमले में रहा है, और जिसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को न केवल घसीटा जा सके बल्कि उसको खदेड़ा भी जा सके। तो उसके लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। और आप समझिए कि अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब जैसे इंपॉर्टेंट 2 दिन की वो यात्रा पे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट था वो, और अब वो वहां से वापस आ रहे हैं, तो एक मैसेज वो वहां पर भी दे के आ रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट है। और प्लस ये भी है कि जिस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, जो अभी तक सामने आ रहा है, जैसा कि आतंकी संगठन ने वो जिम्मेदारी भी ली है। तो सऊदी अरब जो पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सपोर्ट में होता था, वो भी अब उसका सपोर्ट छोड़ चुका है, और इंडिया और सऊदी अरब की जो एक नए रिश्ते स्थापित हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सबको पता है कि पाकिस्तान से ज्यादा करीब जो है अब इंडिया है सऊदी अरब। तो जाहिर तौर पे सऊदी अरब का भी एक रिएक्शन आएगा, और ये सारी जो चीजें हैं पाकिस्तान के खिलाफ ही जाएंगी, और पाकिस्तान को इसका जो है भुगतान भी भुगतना होगा। अच्छा शेखर, आपको कोई अभी ताजा से कोई जानकारी है, कोई अपडेट इंफॉर्मेशन है? नहीं, बस ये है कि छन छन की यही चीजें आ रही हैं कि जो भारत के समर्थन में अलग अलग देशों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। अलग अलग देशों ने भारत को समर्थन देना शुरू कर दिया है, उनके पक्ष में बात कही कि हम आपके साथ खड़े हैं। वहीं एक चीज बड़ी सुनने में आ रही है कि जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो आतंकियों ने पहले जो लोगों से उनके नाम पूछे और उसके बाद उनसे कहा गया कि कलमा पढ़िए, जब वो नहीं कर पाए देन उनको गोली मारी। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने ये पुष्टि भी करी कि ये बंदा कहीं गलत नाम ना बोल दे, इस वजह से उन्होंने ये भी कहा कि वो कलमा पढ़े, देन उन्होंने गोली मारी। तो एक बड़ी, आपको लगता है ललित जी कि कितनी सुनियोजित तरीके से ये वारदात को अंजाम दिया गया? तो अगर इतनी चीजें अब करी गई
तो इसके पीछे कोई लगता तो नहीं है कि ये कोई कुछ एक छोटे मोटे आतंकी संगठन का हाथ है और इसके पीछे कोई बड़े पैमाने पे किसी देश या किसी इंटेलिजेंस का हाथ है? शेखर, देखिए एकदम बात साफ है कि जो सोर्सेस के हवाले से जो टीआरएफ के शामिल होने की बात है और टीआरएफ ने रिस्पांसिबिलिटी ली है, तो टीआरएफ जो है वो लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर टीआरएफ रिस्पांसिबिलिटी को क्लेम कर रहा है और वो टीआरएफ जो लश्कर ए तैयबा का मतलब एक प्रॉक्सी है, तो वो छोटा मोटा संगठन नहीं है और वो लोग ट्रेंड टेररिस्ट हैं जिनको पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई के जरिए बाकायदा उनको ट्रेन किया जाता है, उनको इंटेल सपोर्ट दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने हाल फिलहाल के दिनों में ये देखा होगा कि बार बार ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म और टेररिस्ट का जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो जम्मू के इलाके से हो रहा है। इसीलिए आप देखेंगे कि पूंछ, मेंढर और उसके बाद किश्तवाड़ जिले जो हैं, यहाँ से टेररिस्ट जो है आसानी से घुस पा रहे हैं। और आसानी से घुसने की वजह ये हो रही है कि यहाँ पे जो जियोग्राफिकल जो टेरेन है वो उनको सपोर्ट करती है, हाई रीचेज है, डेंस फॉरेस्ट है। तो हाई रीच और डेंस फॉरेस्ट होने की वजह से टेररिस्ट की जो एंट्री हो रही है वो आसानी से हो रही है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि एलओसी पे हाल के दिनों में आपने उपेंद्र द्विवेदी जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका एक स्टेटमेंट करीब करीब 20 से 25 दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एलओसी के आसपास जो हरकतें बढ़ी हैं और इन्फिल्ट्रेशन की जो है इस तरह की चीजें मतलब खबर आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक बड़ी संख्या में आतंकी जो है एक घात लगाए बैठे हुए हैं और वो मौके की तलाश में है। तो कुल मिला करके ये है कि कहीं ना कहीं जो ज्योग्राफिकल टेरेन का टफ होना, डेंस फॉरेस्ट होना, जम्मू के जरिए उनका मतलब एंटर करना, ये एक बड़ी चीज तो है। तो स्वाभाविक है कि इस तरह की घटना को छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन अंजाम नहीं दे सकता, उसके बस की बात नहीं है। और अच्छा ललित जी, यहाँ पर को एक सवाल बड़े जहन में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछना पड़ रहा है, नहीं तो समय होने जा रहा है। फिर उसके बाद में अभिषेक जी के पास आऊंगा, फिर रैप अप करेंगे। हाँ। पाकिस्तान, भारत, एक देश और चीन। बिना चीन के बातें करें तो ये चर्चा खत्म हो जाए ऐसी लगता नहीं है। भारत से इतने दूर देश रशिया और अमेरिका दोनों का रिएक्शन आ गया, दोनों ने बात कही। बगल का देश चाइना, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, जबकि एक तरह से माना जाता है कि पाकिस्तान का भी अच्छा दोस्त है। लेकिन इन दिनों जब ट्रम्प ने टैरिफ की घोषणा की, उसके बावजूद उसने हाथ और दोस्ती बढ़ाने की शुरुआत की थी भारत के साथ, लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं। जी शेखर, बहुत अच्छा सवाल है कि चाइना की तरफ से रिएक्शंस को आप देखेंगे तो ये अकेली आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। इसके पहले जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं उसको भी लेकर के चाइना की तरफ से सीधे तौर पे कभी कुछ कहा ही नहीं गया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सीपेक का नाम आपने सुना होगा, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो उनका वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। तो चाइना का मतलब हजारों करोड़ मतलब रुपए लगे हुए हैं। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो चाइना का क्या है कि चाइना का इंटरेस्ट है कि अपने आप को वो एक इकोनॉमिक पावर के तौर पर प्रेजेंट करता है और वो चाहता है कि वो अमेरिका की जगह ले सके। एक समय के बाद जो है अगर अमेरिकन इकोनॉमी को नंबर 1 पे माना जाता है तो एक समय ऐसा है कि जब नंबर 1 की इकोनॉमी चाइना को कहा जाए। तो चीन बड़ा ही मतलब जम्मू कश्मीर के मैटर पर चाइना का एक नजरिया मतलब यही रहा है कि वो प्रो पाकिस्तान का ही रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि प्रो पाकिस्तान की बात अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो अपना इंटरेस्ट है वो जो है मतलब रियून होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो चाइना से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने चढ़ाई की है टैरिफ के जरिए चाइना के ऊपर, और चाइना बार बार इस बात को कह रहा है कि एलिफेंट और ड्रैगन, एलिफेंट मतलब इंडिया और ड्रैगन मतलब वो खुद को कहता है और दुनिया भी ड्रैगन के नाम से ही चाइना को जानती है। तो एलिफेंट एंड ड्रैगन बोथ कैन डांस, एक साथ डांस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ट्रंप की टैरिफ वार के बाद, टैरिफ की लड़ाई के बाद, चढ़ाई के बाद चीन के नजरिए में थोड़ा सा कुछ बदलाव आए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म की एक्टिविटी को लेकर के वो आइडल रहे हैं, कभी भी खुल करके कुछ बोला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस मैटर पे भी शायद ही बोले। ठीक है, और शायद ही इस मैटर पे बोले। तो अब ये देखना होगा कि अब भारत का रुख क्या रहता है। प्रधानमंत्री मोदी आज रात भारत के लिए स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे जेद्दा से, और वहीं पर को हाई लेवल मीटिंग एक तरफ से कश्मीर में चल रही है।
अब गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में, नेतृत्व में। तो अब ये देखना होगा कि एनआईए किस तरह से इसमें आगे कार्रवाई करती है, भारतीय फौज इसमें किस तरह से कार्य करती है, भारतीय एजेंसी इसमें किस तरह की कार्रवाई करती है। शेखर मैं ऐड ऑन करूंगा, अभी मैं ये देख रहा हूं तो पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक जो है अभी लगभग कुछ मिनट पहले ही एक बयान दिया गया है, और जैसा हम कल्पना कर रहे थे वही बात पाकिस्तान की तरफ से कही गई है कि पाकिस्तान को ब्लेम करना बहुत आसान बात है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी रोल इस आतंकी हमले में नहीं है, ऐसा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये अभी दावा किया गया है। जो इसका एक्सपेक्टेशन हम सबको था ही कि इसी तरीके का कोई बयान आएगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरह की अपेक्षा थी उस तरीके का बयान ही मिला है। उन्होंने जो हम चर्चा कर रहे थे बलूचिस्तान की, उन्होंने अपने यहाँ पे उस चीज का जिक्र भी कर दिया है कि इंडिया ने जो बलूचिस्तान में जो आतंकवाद है उसको बढ़ावा देने में इंडिया ने सपोर्ट किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि बट एविडेंस शोज इंडिया बैक्स टेररिज्म इन बलूचिस्तान। मतलब उनका, पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे पास ऐसा एविडेंस है कि बलूचिस्तान में टेररिज्म को भारत की तरफ से उकसाया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो और इन्होंने ये भी कहा है कि जो रिबेलियन इन इंडियन स्टेट शो राइजिंग अनरेस्ट, यानी कि इन पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भारत के अंदर जो अलगाववादी हैं उन्होंने ही इस हमले को अंजाम दिया है, पाकिस्तान खुद को बचा रहा है। तो इसलिए मैं एक चीज भी पॉइंट आउट करना चाह रहा था या बोल भी रहा था कि हमें पहले यही चीज देखनी है कि इन्होंने जिन आतंकियों से इस हमले को अंजाम दिलवाया है उनकी नेशनलिटी के प्रूफ कितने छोड़े हैं कितने नहीं है, और ऐसे में जिंदा पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदा पकड़े जाने पर ही उसकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से रिवील करने में भारत को आसानी होगी, और भारत के जो फोर्सेस हैं वो भी यही कोशिश करेंगी कि जो भी आतंकी इस हमले में शामिल रहे हैं उनको जिंदा ही पकड़ा जाए, ताकि पाकिस्तान का जो सच है वो इंटरनेशनल लेवल पर सबके सामने लाया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान ने पूरा जो हमला अंजाम करवाया, पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम करवाया, और हर उस चीज को ध्यान में रखा है जिसकी वजह से उसका नाम बदनाम हो सकता है, और तभी इतनी बेशर्मी और बेहयाई के साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर एक आतंकी हमले को लेकर खुद को बचा रहे हैं। तो इन सब चीजों की कल्पना भारत सरकार भी पहले से ही कर चुकी होगी, पहले से ही जानती है, और अब आगे देखना यही है कि किस तरीके से अब इंडियन गवर्नमेंट का और इंडियन फोर्सेस का जो एक्शन होता है वो कब और कैसे होता है उसका इंतजार अभी हमें करना होगा। चलिए, जाहिर सी बात है जिस तरह की हमें अपेक्षा थी पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी की वो हमें देखने और सुनने को मिल गई। तो हमारी चर्चा इस मुद्दे पर लगातार जारी रहेगी। आप इसी मुद्दे पर, इसी तरह की टॉपिक पे आगे की बातचीत के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए, और खबरों के लिए हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं desthefederal.in को। तो ललित जी, अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ इतनी देर रात हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू शेखर। थैंक यू।